स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। देखो, लास्ट के वीडियोस में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम लोग ने देखा था उसको एक थ्योरेटिकल वे में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से मैंने जो भी उसमें फर्टिलाइजेशन के पोर्शन को एक्सप्लेन किया था उसमें यही लिखा हुआ था कि जब भी कॉपुलेशन होता है यानी फीमेल जो पार्ट होता है उसमें जब मेल पार्ट इंसर्ट होता है और वो कॉपुलेशन के दौरान जो इजैकुलेशन करता है, अपना सीमेन रिलीज करता है, वो कहाँ पे रिलीज करता है? वेजाइना में रिलीज करता है। ठीक है, अब वेजाइना में जब सीमेन रिलीज हो गया तो उसमें से स्पर्म का मूवमेंट जो होता है ऊपर की तरफ होगा, यानी सर्विक्स को क्रॉस करके वो यूटेरस में पहुंचेंगे। यूटेरस की वॉल बहुत मस्कुलर होती है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो वॉल होती, तीन वॉल एक्चुअली होती है, दो जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंडोमेट्रियम एंड मेसोमेट्रियम। ठीक है, जो एंडो वाली होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो पेरिस्लेटिक मूवमेंट होता है वो शो करती है, जिससे स्पर्म के ऊपर एक तरह से प्रेशर टाइप का पड़ता है, जिससे उनका जो लैस्टिंग मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है और एक यूनिक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा, किस में पढ़ा? फर्टिलाइजेशन की स्टार्टिंग के पोर्शन में पढ़ा। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, ये ऊपर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर की तरफ स्पर्म जो है वो जा रहे हैं। मैंने बताया था बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म जो होते हैं वो रहते हैं, और ये मिलियंस में, इनका जो क्वांटिटी होता है वो मिलियंस में होता है। जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ओविडक्ट तक पहुँचते बहुत से स्पर्म डाई हो सकते हैं, बहुत से स्पर्म तो ओविडक्ट क्या यूटेरस के ऊपर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये होता है उनका जो भी पावर है या उनका जो मूवमेंट है वो कितना अच्छा है, वो कितने एक्टिव है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो ओविडक्ट तक पहुंच पाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पर्म जो होते हैं यूटेरस में ही जाते जाते या ओविडक्ट के पास जाते जाते ही डाई हो जाते हैं। जो स्पर्म पहुंचते हैं वो ही, अगर एग प्रेजेंट है ओवुलेशन के दौरान, जो एग निकला हुआ है ओवरी से वो ओविडक्ट में प्रेजेंट है और स्पर्म भी सेम टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों की मैटिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कल ही एक स्पर्म का डायग्राम बना के दिखाया था कि स्पर्म ऐसे ही दिखते हैं। ये है इनका एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम है, उसके बाद ये है न्यूक्लियस, ये हेड पोर्शन है, और हेड पोर्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और हमें पता है कि न्यूक्लियस ही जाएगा ओवम में। ये कैसे जाएगा हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हेड का पोर्शन है, जिसका ये पोर्शन है एक्रोसोम, जिसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो है, ये जो रेड कलर का है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। उसके बाद ये है मिडिल पोर्शन, जिसमें है बीच में माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि एनर्जी का, पावर एनर्जी का सोर्स होता है। क्यों यहाँ पे ज़रूरी है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देगा मूवमेंट के लिए। भाई ये भी तो एक वो चीज़ है ना जो लिविंग है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए जिससे वो अपना मूवमेंट कर सके, या फिर लैशिंग मूवमेंट कर सके, या फिर जब वो ओवम से मिल रहा है तो वहाँ पे उसको फर्टिलाइज कर सके। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है। ये टेल जो है इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इस टेल के जरूर वो लैशिंग मूवमेंट यानी सर का मूवमेंट करते करते तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हेड, मिडिल एंड टेल, ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब माइंड में आता होगा कि ओवम कैसा दिखता है, यानी एग जो फीमेल बॉडी में है वो एग कैसा दिखता है। देखो, आज मैं कोई नोट्स वगैरह नहीं दूंगी, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से चीज़ों को समझेंगे। समझ लिया तो लिखना भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है स्पर्म का। किसका है? स्पर्म का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ओवा बना रही हूँ, एग बना रही हूँ। ओवा तो अब राउंड सा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये राउंड सा
पोर्शन जो है ये राउंड सा स्ट्रक्चर क्या है, ओवा है, एग है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवरी से निकल रहा है, कहाँ पहुंचा हुआ है, ओविडक्ट तक पहुंचा है। ओविडक्ट क्या है, फिलिपिन ट्यूब है जो दोनों साइड से आती है और यहीं पे ओवा पहुंचा हुआ है। अब क्या करेगा, स्पर्म जो है लैशिंग मूवमेंट करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये जो है ये मोटी वॉल से अपना इसके में जो भी है वॉल से सराउंडेड है। अब यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म आ गए, ठीक है, ढेर सारे स्पर्म आ गए। तो ये ढेर सारे स्पर्म क्या सब स्पर्म उसके अंदर चले जाएंगे, नहीं। अगर जो स्पर्म जाके इसको पेनिट्रेट कर दिया, कैसे पेनिट्रेट करेगा, अब यहाँ पे जो इसका हेड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे। और ये क्या करता है, एक्रोसोम जो होता है हाइलोरिडेज एंजाइम एक होता है, थोड़ा नाम टफ है, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या है एंजाइम का नाम, एंजाइम का नाम है हेलू, क्या हो गया, देखो हेलू हो गया ना, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हेलुरोमाइडेज। ये एक एंजाइम है जो कौन रिलीज करता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो हेड पोर्शन में प्रेजेंट है वो हाइलुरोमाइडेज एंजाइम को रिलीज करता है। ये एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी स्पर्म ओवम के पास पहुंच गया है, उसको पेनिट्रेट करना चाहता है, तो वो किससे सराउंडेड है, वॉल से सराउंडेड है। वो वॉल को पेनिट्रेट करना इतना इजी होगा, नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो एंजाइम है, क्या नाम है इसका, हाइलुरोमाइडेज एंजाइम जो है, वो एंजाइम जो होता है इजी करता है इसकी वॉल को डिसॉल्व करने में। कितना इम्पोर्टेंट है, देखो ये एंजाइम ओवम की वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, जिससे उसकी वॉल जब डिसॉल्व हो जाएगी तभी तो वो छोटा सा स्पर्म उसके अंदर इंटर करेगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है इस एंजाइम का। ये एंजाइम एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, जो जब भी इसके अंदर जाना है, उसकी वॉल पे पहुंचा तो उसकी वॉल, तो भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इतनी जल्दी अलाउ तो नहीं करेगा ना, तो उसकी वॉल नहीं करेगी तो उसके अंदर तो एंजाइम में बोलेगा मैं काम कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो है इसको डिसॉल्व करके कहाँ घुस जाएगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा, ठीक है। तो देखो अंदर की तरफ घुसेगा तो सिर्फ हेड पोर्शन घुसेगा, टेल पोर्शन नहीं घुसेगा। तो ये जो उसका मिडिल पार्ट है, जो उसका हेड के बाद के जो पार्ट है मिडिल और टेल, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, यहीं पे वो रुक जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरे डायग्राम से दिखाती हूँ, दूसरा डायग्राम जो है उससे दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे समझ में आया, मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करती हूँ एक एक करके। देखो ये हो गया ओवा, ठीक है, ओवा हो गया। ये इसका जो चारों तरफ वॉल जो है, एक मोटी वॉल कह सकते हैं अगर हम उसको अच्छे से बनाएं, तो ये एक मोटी वॉल हो गई, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। अब जो स्पर्म आ रहा है, मूवमेंट करते हुए तेजी से स्पर्म आ रहा है, उसके साथ बहुत से स्पर्म आ रहे हैं, बट सिर्फ एक स्पर्म जो है इसके अंदर इंटर करेगा। बहुत से एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि 1 से 2 या 2 से 3 कर सकते हैं, बट वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, उसकी यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक बहुत सिंपल वे वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में, तो हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जितना भी ज़रूरी है। तो ये ओवम है जिसके चारों तरफ वॉल प्रेजेंट है और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कितना है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, 22 प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेल में होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होता है, वो किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पे ये ओवा है,
फीमेल का पार्ट है तो उसमें दोनों ही एक्स एक्स ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवा ने क्या कहते हैं न्यूक्लियस कैरी किया है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। 23 पेयर ऑफ न्यूक्लियस होंगे जिसमें से 22 प्लस एक्स होगा। एक्स हमेशा फीमेल में एक्स ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एक्स और वाई जो होता है वो मेल में होता है। इसलिए मेल जो होते हैं, अगर कोई भी लड़का हो या लड़की हो रही हो तो लोग क्या करते हैं, फीमेल को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे एक जनरल से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फीमेल को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि अरे तुमने लड़की पैदा कर दी, लड़का पैदा कर दे, बट दिस इज नॉट अ ट्रूथ। तो ये है कि जो भी क्रोमोसोम्स मेल पार्ट से आ रहा है, दैट्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। की जो भी बच्चा हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, जो भी जेंडर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है। उसका क्रोमोसोम से एक्स और वाई ही आके अटैच होता है फीमेल से, और उसी से जो भी बच्चा होता है, चाहे वो फीमेल बेबी हो चाहे मेल बेबी हो, वो उसके ही जीन्स उसी से के क्रोमोसोम से होता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पास जो क्रोमोसोम्स है, इसके पास जो न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म आ गए हैं। यहाँ पे 2-4 एक स्पर्म आ गए हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये काफी नियरेस्ट पहुंच गया, इसका मतलब ये पेनिट्रेट कर रहा है। इसका जो एक्रोसोम है उसने इसकी वॉल को डिसॉल्व कर दिया है। अब ये जो है अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, अब देखो। अब यहाँ पे फिर से मैं एक ओवा बना दे रही हूँ, आई होप दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। अब जो है अब ये अंदर घुस गया, क्या घुसा, इसका न्यूक्लियस घुसा, इसका हेड घुसा, और जो पार्ट बॉडी का है वो क्या हो गया, बाहर ही रह गया। अब बाकी जो स्पर्म है वो बाहर ही रह गए, क्योंकि जब एक स्पर्म ने एंट्री कर दिया तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ओवा का वो पूरा फ्रीज हो जाएगा, दूसरे स्पर्म की एंट्री नॉट अलाउड, ठीक है। तो जब भी ओवा में फर्टिलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म गोइंग टू इनसाइड द ओवा एंड गेट फर्टिलाइज द ओवा, that time the wall of the ova is getting सील्ड, तो उस तरह से एक तरह से सील्ड हो जाता है, फ्रीज्ड हो जाता है। अब वहाँ पे दूसरे स्पर्म की एंट्री अलाउ नहीं होती, क्योंकि अब वो ऑलरेडी फर्टिलाइज हो गया, ऑलरेडी उसमें का जो हेड है, जो न्यूक्लियस है, वो ऑलरेडी पेनिट्रेट करके अंदर चला गया है। अब वो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे जाएगा और इसके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। अब यहाँ पे ये है और यहाँ पे अब ये हो जाएगा, दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन कर दिए। और अब क्या बनेगा, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2n हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, 2n स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा कि स्पर्म में ये पार्ट हेड होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, ये टेल पार्ट होता है। हेड में एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम जो होता है क्या करता है, हाइलोरोमाइडेज एंजाइम को रिलीज करता है, जो डिसॉल्व करता है ओवम की वॉल को, जिससे ये इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और किससे फ्यूज हो जाता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, यानी ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है। तो यही तो फर्टिलाइजेशन होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो जाता है। जो मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये लैशिंग मूवमेंट कर सकते, एक्टिव रह सके, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट के दौरान, जब भी इजैकुलेशन के दौरान जो स्पर्म रिलीज हुए हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, यूटेरस से ओविडक्ट में जाएंगे। स्ट्रक्चर याद है ना, स्ट्रक्चर हमेशा क्लियर होना चाहिए माइंड में, क्योंकि हर टाइम स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो उस चीज़ को आप समझ पाओगे। फिर ओविडक्ट में जो ओवर ऑलरेडी वहाँ पे इवोल्यूशन के दौरान प्रेजेंट है, उससे ये स्पर्म जो है जाके फ्यूज हो जाएंगे। कोई एक स्पर्म ही फ्यूज होगा, जो फर्स्ट जाएगा फर्स्ट पाएगा। तो ये फर्स्ट गया, इसने इससे फ्यूज किया।
अंदर उसका हेड पार्ट गया, बॉडी जो है वो बाहर ही रह गई। अब ये हेड पार्ट से जो न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का ही मेन काम है, वो गया और इसके न्यूक्लियस से ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट हो गया तो क्या बनाया, जायगोट बनाया। क्या बनाया, जायगोट बनाया। यही फर्टिलाइजेशन है। इसी को हम फर्टिलाइजेशन का कहेंगे कि ये है फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है, इसके पास जो न्यूक्लियस है स्पर्म के पास वो भी हैप्लॉइड है, और जो ओवा के पास न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड है, और दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बना दिए, 2n न्यूक्लियस बना दिए, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस होने से ये क्या हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहाँ हो रही हैं, ओविडक्ट में हो रही हैं। ये सारी प्रोसेस, ये जितना भी मैंने अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, ये सब के सब वो किस में हो रहा है, ओविडक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब जो है अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती, स्पर्म वाले को मैं यहाँ से हटाती हूँ क्योंकि यहाँ इसका काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया ओवरी, मैं बहुत रफली बनाऊंगी। ठीक है, ये ओविडक्ट हो गया, ये यूटेरस हो गया, एक यहाँ से ओविडक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया और वेजाइन हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सारे प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे क्या हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जायगोट जो होता है वो डिवाइड करेगा। जायगोट क्या है, एक सेल हो गई। अब वो सेल मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड करेगी और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। अब जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, यूटेरस में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, यूटेरस में। क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा। एम्ब्रियो क्या है, वो मेल और फीमेल जब जॉइंट हुए तो जायगोट बनाया, और जायगोट जब मल्टीप्लाई किया तो एम्ब्रियो बनाया। वो एक सेल है, एक मल्टीपल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एम्ब्रियो जो है, अब उसको क्या चाहिए भाई, अब एम्ब्रियो बन रहा है, अब उससे धीरे धीरे फीटस बनेगा। तो अब ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रहा है, सेल बनती जा रही है, बॉडी बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा। ठीक है, टिश्यू बनेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसको चाहिए भाई फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, यहीं पे तो पड़ा नहीं रहेगा ना ओविडक्ट में। तो अब वो धीरे धीरे आएगा यूटेरस में। कहाँ आएगा, यूटेरस में। अब ये मूव करते करते कहाँ पे आ गया, यूटेरस में आ गया। यूटेरस की कितनी वॉल है, 3 वॉल है। ठीक है, अब ये आएगा, जो इनर वॉल होगी एंडोमेट्रियम, उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। उसके पास जाके एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बना के उससे कनेक्ट हो जाएगा। किस स्टेज में कनेक्ट होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो उससे कनेक्ट हो गया। तो मैंने बताया था ना कि जो एंडोमेट्रियम है वो वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वो जो भी एम्ब्रियो आएगा फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको मतलब एनर्जी देने के लिए, उसको ब्लड देने के लिए वहाँ पे उसको इम्प्लांटेशन, क्योंकि देखो अभी जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ ये इम्प्लांटेशन हो रहा है। यूटेरस जो होता है, मैंने जब यूटेरस का डायग्राम बनाया था और यूटेरस को मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था कि ये इम्प्लांटेशन का साइट प्रोवाइड करता है। तो उसका जो एंडोमेट्रियम है और यूटेरस का इनर वॉल जो है वो इम्प्लांटेशन का साइट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो आया है वो उस एंडोमेट्रियम में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बना के उससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से वो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन तो हो गया। अब क्या करेगा, एम्ब्रियो जो है एक विलाई, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो यूट्राइन वॉल है उससे कनेक्ट करेगा। ठीक है भाई, अब उसको डेवलपमेंट करना है, उसको इंक्रीज होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें ढेर सारे पार्ट्स बनना शुरू होंगे। तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। तो ये कहाँ से आएगा,
ये वो मदर की वॉल से, यूट्राइन वॉल से लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम्ब्रियो जो है, ये मान लो एम्ब्रियो है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो अब क्या करेगा, इससे अटैच होने के लिए वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जैसे हाथ का होता है ना फिंगर, ऐसे प्रोजेक्शन बना के उससे अटैच होगा। तो जो वॉल, जो मदर का बॉडी है, यूट्राइन वॉल है, उससे वो न्यूट्रिशन गेन करेगा, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के अटैच हो रहा है, दैट इज अ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो है, इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस, टू द एम्ब्रियो फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो एक तरह का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल से, मदर की यूट्राइन वॉल से, जिससे जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है, फूड लेता है, ऑक्सीजन लेता है, मिनरल्स लेता है, अमाइनो एसिड लेता है, डिफरेंट टाइप्स के जो माँ खाती है उससे न्यूट्रिशन जो होता है, मेडिसिनल जो इफेक्ट होते हैं, मेडिसिनल जो बेनिफिट्स होता है उसको लेता है, सब उससे मदर के यूट्राइन वॉल से एब्जॉर्व करता है। और उसका एब्जॉर्व करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना। अब वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो जब वो न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन भी उससे लेता है। वो प्लेसेंटा के थ्रू जब यूट्राइन वॉल से ज्वाइन होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी वो लेता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, फूड ले रहा है तो वेस्ट एक्सक्रीटा निकालेगा, नाइट्रोजिनस जो एलिमेंट है बॉडी का वो निकालेगा, और वो निकाल के कहाँ देगा, मदर की बॉडी में देगा, और मदर की बॉडी से वो बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जब ये वॉल में अटैच हुआ, यहाँ पे मैं बनाऊँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये जो है वॉल है, यूटेरस की वॉल है, जब यहाँ पे एम्ब्रियो आया, उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के उससे अटैच हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रही, फूड प्रोवाइड कर रही है, जो चाहिए वो फीटस को दे रही है, ठीक है। और बाकी बदले में जो फीटस ने एक्सक्रीटा निकाला हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, वो सब ले जाके माँ के ब्लड में डाल दे रही है, वहाँ से माँ के ब्लड से वो एक्सक्रीटा बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। तो प्लेसेंटा जो है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर्स, एंड इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, फूड, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल इफेक्ट, जो भी गुड इफेक्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है। एंड इट्स एक्सक्रीटेड द एक्सक्रीटा फ्रॉम द फीटस, एक्सक्रीटेड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस। तो ये एक कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, जिससे बच्चा जो है माँ के बॉडी से न्यूट्रिशन भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी ले रहा है, और जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी फीटस में अच्छे से हो पा रही है। तो ये सारे बेनिफिट जो हो रहा है वो फीटस जो है मदर की बॉडी से थ्रू द प्लेसेंटा ले रहा है। तो समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उसमें ढेर सारे डिवीज़न हुए जिससे एम्ब्रियो बन गया। वो एम्ब्रियो जब बन गया तो वो धीरे धीरे आके यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल है उससे अटैच हो गया। किस चीज़ से अटैच हुआ, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अटैच हुआ, और यूट्राइन वॉल से यानी एंडोमेट्रियम से, बॉडी से, वो माँ की बॉडी से, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स का जो होता है फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, उनका स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फीटस जो है आसानी से हर चीज़ गेन कर सके, हर चीज़ मदर की बॉडी से ले सके। तो स्पेशली वो जो प्लेसेंटा बन रहा है वो फीटस के डेवलपमेंट के लिए ही बन रहा है, उसको हेल्दी बनाने के लिए बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बन रहा है। बाकी उसने जो भी नाइट्रोजिनस चीज़ें निकाली हैं, एक्सक्रीटा निकाला, उसको भी प्लेसेंटा बॉडी से बाहर निकालती है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ और प्लेसेंटेशन हुआ। क्या क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हम लोग ने अभी पढ़ लिया
क्या पढ़ लिया, उसके बाद इम्प्लांटेशन पढ़ लिया, और उसके बाद क्या पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग ने प्लासेंटेशन पढ़ लिया। फिर से मैं इसको यहाँ पे एक बार और समझाती हूँ। हम लोगों ने देखा स्पर्म बॉडी को, स्पर्म का एक हेड देखा जिसमें एक्रोसोम था, न्यूक्लियस था, टेल देखा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, और मिडिल पार्ट देखा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया था और टेल था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जब इजैकुलेशन हुआ, सीमेन यहाँ पे रिलीज हुआ वेजाइना में, तो उसका मूवमेंट सर्विक्स से लेकर यूटेरस में हुआ। यूटेरस की वॉल से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते चले गए। जिधर ओवा है मैक्सिमम स्पर्म उधर ही जाएंगे, क्योंकि उनका एक होता है कि जिस तरह ओवम है उस तरह से ही स्पर्म ज़्यादा जाएंगे। स्पर्म जा रहे हैं, बट जितनी क्वांटिटी में स्पर्म रिलीज हुए हैं वो पूरी स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कुछ यहाँ से यहाँ गए, डाई हो गए, कुछ यहाँ से यहाँ गए, डाई हो गए, कुछ यहाँ से यहाँ गए। मतलब वो ये जो रूट है, ये जो पाथ है, यहाँ तक जाते जाते मोस्ट ऑफ द स्पर्म डाई हो जाते हैं। कुछ ही बचे हुए रहते हैं जो ओवम तक पहुंच पाते हैं। ओवम तक पहुंच के सिर्फ और सिर्फ वही जाके उसको फर्टिलाइज करेगा, जो सबसे पहले जाके उसके एक्रोसोम ने उसकी वॉल को, ओवम की वॉल को डिसॉल्व कर दिया हो, जिससे वो इजीली पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर उसका हेड पहुंच जाएगा। अब ये जो पार्ट है बॉडी का, मिडिल और टेल, वो बाहर ही रह जाएगा। हेड पोर्शन अंदर गया। हेड पोर्शन क्यों अंदर गया? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही तो इम्पॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि वही जो क्या लिया रहता है, क्रोमोसोम्स लिया रहता है, उसी में डीएनए होते हैं। जो डीएनए क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो होता है मेल पेरेंट्स से आया हुआ न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए है, वो फीमेल के न्यूक्लियस से अटैच हो जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा, और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। ये क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, NN स्ट्रक्चर है। जब दोनों मिल गए तो क्या बना दिए, जायगोट बना दिए, जो क्या है 2N स्ट्रक्चर है। जायगोट जो हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद रिपीटेडली ये जो होता है डिवाइड करता है और एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो जो होता है, जब कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया है तो वो फ्लोपियन ट्यूब से कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा, क्योंकि यूटेरस में ही इम्प्लांटेशन होना है। यूटेरस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के लिए एम्ब्रियो फ्लोपियन ट्यूब से आके यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ से अटैच होगा, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, विलाई बनाएगा, जो यूटेरस की यूट्राइन वॉल है उससे अटैच हो जाएगा। वहाँ पे ब्लड वेसल्स ढेर सारे होते हैं, जो वो यूटेरस जो एम्ब्रियो को या फीटस जो हो गया है उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फूड, ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, वाटर, जो चाहिए सब प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अब एम्ब्रियो रैपिडली डिवाइड करता जाएगा, सेल्स बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा। एक फीटस में उसका चेंजेस आएंगे, फीटस से वो एक बेबी में चेंजेस आएंगे, उनके लिम्स बनेंगे। जो भी बॉडी का एक एक पार्ट है वो डेवलप होना शुरू करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मदर प्रोवाइड कर रही है, थ्रू द प्लेसेंटा प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, दोनों के बीच का कनेक्शन है, मदर के और फीटस के यानी एम्ब्रियो के यानी बेबी के बीच का कनेक्शन है प्लेसेंटा। जैसे ये है, ये मदर का वॉल है, ये प्लेसेंटा है और ये बेबी है। इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन है जो यहाँ से फूड ले रहा है और इसको दे रहा है, जिससे ये धीरे 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 एक बेबी में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन देखा, इम्प्लांटेशन देखा। इम्प्लांटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहीं पे बेबी का ग्रोथ होगा, वो एक साइट देगा तभी तो अटैच होके बेबी ग्रो करेगा। अटैच किससे हो रहा है, प्लेसेंटा से हो रहा है, मदर से हो रहा है। मदर से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच हो रहा है। किस लिए अटैच हो रहा है, न्यूट्रिशन के लिए अटैच हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए अटैच हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो डेवलप करेगा। तो आज हम लोगों ने डायग्राम से ही सही उसको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। बाकी अगर कुछ नोट्स है तो मैं वो भी दूँगी।
होगी। तो आज हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को अच्छे से देख लिया है, इम्प्लांटेशन भी समझ लिया है और प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सबको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद हम लोग अभी तो फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो आई होप अभी तक का लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो हमें इनबॉक्स करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।